प्यारे दोस्तों, किसी घने जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे एक नेवला अपनी पत्नी नेवली के साथ रहा करता था। वह अपनी पत्नी नेवली से बहुत प्यार करता था और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता था। लेकिन प्यारे दोस्तों, नेवला बहुत ही सीधा और शांत स्वभाव का था, पर नेवले की पत्नी बहुत ही चालाक थी। एक दिन नेवले की पत्नी ने नेवले से कहा, हे स्वामी, प्रतिदिन एक जैसा भोजन खाते खाते मन भर चुका है, इसलिए आज आप भोजन में कुछ स्वादिष्ट ही लाना। इतना सुनकर नेवला अपनी पत्नी के कहे अनुसार भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है। बहुत समय तक इधर उधर तलाश करने के बाद भी जब उसे कहीं स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला तो वह थक कर एक तालाब के किनारे बैठ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी के लिए स्वादिष्ट भोजन में क्या ले जाए। तभी वहां एक खरगोश पानी पीने के लिए तालाब के किनारे आया और जब वह पानी पीकर वहां से जाने लगा तो उसकी नजर तालाब किनारे उदास बैठे नेवले पर पड़ी। उसने पास जाकर पूछा, नेवला जी, क्या बात है, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? नेवले ने सारी बात खरगोश को बताई। नेवले की बात सुनकर खरगोश अपने घर गया, जो पास में ही था, और वहां से कुछ सब्जियां और फल लाकर नेवले को दिए और कहा, आप ये फल और सब्जियां अपनी पत्नी के लिए ले जाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट और रस से भरे हैं। यह सुनकर नेवला खुश हो गया और बोला, मित्र खरगोश, मैं आपका यह एहसान हमेशा याद रखूंगा। इतना कहकर नेवला फल लेकर अपने घर की ओर चल देता है, और जब वह स्वादिष्ट फल और सब्जियां लेकर घर की ओर लौट रहा था तो उसने झाड़ियों में कुछ आवाज सुनी। जब उसने वहां जाकर देखा तो वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी नेवली किसी और नेवले से हंस हंस कर बातें कर रही थी। नेवला चुपचाप घर चला जाता है, और जब उसकी पत्नी नेवली घर लौटकर आती है तो नेवले ने पूछा, कहां थीं आप? मैं बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। इस पर नेवली ने कहा, अरे स्वामी, वो मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। यह सुनकर नेवला बहुत उदास हो गया, लेकिन नेवली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह तो स्वादिष्ट और रसदार फलों को देखकर एकदम से खुश हो जाती है और बड़े ही चाव से सारा भोजन चट करने के बाद कहती है, स्वामी, मजा आ गया। मेरी इच्छा है कि आप कल भी ऐसे ही स्वादिष्ट फल और सब्जियां लेकर आएं। इतना कहकर नेवली सोने चली गई, लेकिन नेवले को रात भर नींद नहीं आई। प्यारे दोस्तों, नेवला रात भर सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने उससे झूठ क्यों कहा। सुबह हुई तो नेवला अपने मित्र खरगोश से मिला और बड़े ही दुख के साथ उसे सारी घटना बताई। तब खरगोश बोला, मित्र, क्या जमाना आ गया है। मैं तो सोचता था कि मनुष्य ही अपने स्वार्थ के लिए धोखा देता है और अपने चरित्र में दाग लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इस संसार में कोई भी भरोसे के योग्य नहीं रह गया है। प्यारे दोस्तों, नेवला बहुत ही भोला था। उसने कहा, मित्र खरगोश, धोखा? कैसा धोखा? मैं समझा नहीं। इस पर खरगोश बोला, मित्र, तुम बहुत भोले हो। मैं तुम्हें यह बात एक स्वार्थी मनुष्य की कहानी के माध्यम से समझाता हूं, जिसने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपना चरित्र और विश्वास दांव पर लगा दिया। लेकिन मेरा अनुरोध है कि तुम कहानी अंत तक ध्यान से सुनना। नेवला बोला, ठीक है मित्र खरगोश, आप कहानी सुनाइए। तब खरगोश कहानी सुनाते हुए कहता है, मित्र, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था, उस गांव में एक बहुत ही दयावान राजा रहते थे और उनकी 2 रानियां थीं। राजा अपनी रानियों से बहुत घनिष्ठ प्रेम करते थे और एक दिन राजा के राजमहल में बड़ी रानी को एक बेटा पैदा होता है। इसी खुशी में राजा ने अपने दरबार में नृत्य सम्मेलन का आयोजन किया और इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के गांव से भी कुछ लड़कियां भाग लेती हैं। शाम का समय था और नृत्य कला का आयोजन शुरू हो चुका था, और तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उस पर मोहित हो जाता है। फिर राजा मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस स्त्री के सामने पेश करवाता है, लेकिन वह स्त्री इस प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह उस मंत्री से कहती है, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सोचकर बताती हूं। थोड़े समय के बाद वह स्त्री शादी के लिए तैयार हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद राजा उस स्त्री से शादी कर लेता है। इस तरह अब राजा की 3 रानियां हो जाती हैं। कुछ सालों के बाद सबसे छोटी वाली रानी के 2 पुत्र होते हैं।
इस तरह बड़ी वाली रानी के एक पुत्र और नई रानी के 2 पुत्र थे, लेकिन मंझली वाली रानी का कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि उसके नसीब में संतान प्राप्ति नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा के 3 पुत्र अब बड़े हो गए थे। प्यारे दोस्तों, आप जानते ही हैं कि राजा महाराजाओं का यह शौक हुआ करता था जंगल में शिकार का खेल खेलने का। तो जो राजा के 3 बेटे थे, उनमें से बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। जंगल में शिकार खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। उसने एक भी हिरण को नहीं मारा। लेकिन तभी अचानक से सामने एक बहुत ही घने जंगल से एक पागल इंसान निकल कर आया। उसने बहुत ही अजीब से फटे कपड़े पहने हुए थे और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा था। साथ ही वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और कंधे पर तोता बैठा हुआ था। उस इंसान और तोते के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तोता ही अब उसका सहारा था। फिर वह राजकुमार जो शिकार करने आए थे, उस पागल व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं, आप कौन हो? तुम यहां जंगल में क्यों भटक रहे हो? लेकिन वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह खाने के तलाश में था और उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। इतने में राजकुमार अपने थैले में से कुछ पुएं निकालकर उस पागल व्यक्ति को देते हैं। भूखा व्यक्ति पुएं को देखते ही लपक कर खाने लगता है। इतने में ही राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं, आखिर तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा परिवार कहां है? यह सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से पुआ गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगता है। यह सब देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है और उस पागल व्यक्ति से पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? तब उस पागल व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था, वह कहता है, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार पूछता है, ऐसा क्या हुआ इनके साथ? तब तोता कहता है, इनके पास वाले नगर में एक लड़की है जिसका पिता एक राजा है। वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है और वह लड़की भी शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वह उस इंसान से शादी करेगी जो उसके एक प्रश्न का उत्तर दे सके। इसलिए जो कोई शादी की इच्छा लेकर उसके पास में जाता है, वह उससे एक सवाल पूछती है, और अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे देता है तो वह उसके साथ विवाह कर लेगी, और अगर सवाल का उत्तर नहीं दे पाता तो उसका शीश काट देती है। इसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो उस स्त्री द्वारा मारा गया, और मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इसी वजह से इनका राज्य भी अब उस स्त्री के कब्जे में है। इतनी बात होते ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, और यह सारी बात सुनकर राजकुमार के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है, और वापस शिकार पर से महल की तरफ लौटते समय भी पूरे रास्ते उसी राजकुमारी का ख्याल राजकुमार के दिमाग में चल रहा था। राजकुमार जब लौटकर अपने घर आया तो घर आकर रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह में भी वह उसी राजकुमारी के ख्यालों में डूबा हुआ था। अब राजकुमार से रहा नहीं गया और वह शीघ्र ही अपना घोड़ा निकलता है और उस राजकुमारी के महल की तरफ चल देता है। राजकुमार को बाहर जाता देख उसके माता पिता उससे पूछते हैं, बेटा कहां जा रहे हो? तब राजकुमार कहता है, हमारे बगल वाले राज्य में एक राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का यह कहना है कि उसका कोई प्रश्न है और जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वह उसके साथ विवाह कर लेगी, और जो नहीं दे पाता उसका सिर कटवा देती है। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे गए हैं और कई राज्यों को उस स्त्री ने अपने कब्जे में ले रखा है। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी नहीं सुनी और राजकुमारी के महल की ओर निकल जाता है। महल पर पहुंचते ही राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी कहती है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हो तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी पूछिए आपका क्या प्रश्न है?
मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। फिर राजकुमारी अपना वह एक प्रश्न पूछती है जो अभी तक कई लोगों से पूछते आ रही थी। प्यारे दोस्तों, जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो वह राजकुमार देखता रह गया, और जब उत्तर नहीं आया तो राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। दोस्तों, ऐसा कौन सा प्रश्न था जो राजकुमारी पूछती थी लेकिन कोई भी उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता था? इसके बारे में आपको आगे कहानी में पता चलेगा कि राजकुमारी ऐसा क्या पूछती थी और ऐसा क्यों करती थी कि जो भी राजकुमारी से शादी करना चाहता था उससे वही एक सा प्रश्न पूछा करती और उत्तर न मिलने पर उसका सर कटवा देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह बड़े राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। उधर राजमहल में सब राजकुमार के वापसी का इंतजार कर रहे थे, पर जब राजकुमार घर लौटकर नहीं आया तो मंजिले राजकुमार ने विचार किया कि वह राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का पता लगाएगा। परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आती है तो वह राजकुमार भी उस राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजकुमार राजकुमारी से कहता है, मेरे बड़े भाई कहां हैं? तो राजकुमारी कहती हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाता है। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती हैं, क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार कहता है, आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो फिर राजकुमारी कहती हैं, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, पहले आपको उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो राजकुमार कहता है, ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो। लेकिन मंझला राजकुमार भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है और उसका भी सिर कटवा दिया जाता है। इसी प्रकार उस विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़कों में से 2 लड़कों का सिर कटवा दिया गया। अब बचा सबसे छोटा वाला, वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। उसके माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटा राजकुमार चलते हुए कहता है, हम जा रहे हैं उस हत्यारी राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने। या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर के आऊंगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। राजकुमार के माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बदला लेने के चक्कर में चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर वैसे मैं गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर। कुछ सोचने समझने के बाद उसने क्या किया कि राजकुमारी के महल से थोड़े हटकर एक बगीचा था, उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगीचे के अंदर चला गया। राजकुमारी वहां पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए आया करती थी। उस बगीचे में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम इंसान की वेशभूषा में खड़ा था। और जब राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था, तब राजकुमारी अपने कुछ सहेलियों के साथ उस बगीचे में आई। कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा कि हमें पानी लाकर दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की बात सुनकर उसकी एक सहेली हाथ में बर्तन लेकर उसी सरोवर पर जल लेने के लिए गई, जिस सरोवर पर वह राजकुमार आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था। जब राजकुमारी की सहेली ने राजकुमार को देखा तो उसके रूप को देखकर वह मोहित हो गई। राजकुमारी की सहेली सरोवर से जल भरकर ले आई और राजकुमारी को पिलाया। फिर तुरंत लौटकर के सरोवर के पास चली गई। वहां जाकर उसने राजकुमार यानी कि उस आम आदमी से कहा, आप कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूं और मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूं। फिर राजकुमार कहता है, वह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? फिर वह लड़की कहती है, मैं राजकुमारी की सहेली गंगा हूं। यह सुनकर राजकुमार उस गंगा के साथ उसके घर चला जाता है। गंगा अपने आंगन में चारपाई बिछाकर उस राजकुमार को बैठा देती है और उसके बाद भोजन करवाती है। फिर कहती है, आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूं। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूं। जब इतनी बात उस राजकुमार ने सुनी तो वह राजकुमार रोने लगता है। राजकुमार की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगा, मैं इसलिए सरोवर में घूम रहा था क्योंकि यह जो तुम्हारी राजकुमारी है,
इतनी हत्यारी है जिसने अब तक कई लोगों के सिर कटवा दिए हैं और उन्हीं में हमारे 2 भाई मारे गए। तो मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूं, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब गंगा कहती है, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे शादी करेंगे। राजकुमार उसकी बात मान लेता है। इस तरह गंगा ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी करने का वादा करवा लिया, वहीं दूसरी ओर उसे यह डर भी लगा था कि अगर वह इनको वहां जाने देगी तो पता नहीं ये वहां से लौटकर आएंगे भी या नहीं। फिर राजकुमार गंगा से कहता है, मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद। जब राजकुमार ने गंगा से इतना कहा तो गंगा को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया। फिर गंगा ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया। गंगा ने कहा, वह हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछती है कि गुल सरोवर की क्या कहानी है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा, अगर आपको प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, आप हमें इसका उत्तर सुना दीजिए। लेकिन गंगा तुरंत हाथ जोड़कर बोली, हे राजकुमार, अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता तो चाहे कुछ भी हो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताती। लेकिन गंगा कहती है, राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उन्हीं को यह गुल सरोवर वाली कहानी पता है, और उसने ही राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई शादी करना चाहे तो तुम उससे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछो। हालांकि यहां तक राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, फिर भी राजकुमारी यह प्रश्न पूछा करती है क्योंकि वह उस साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। अब हम जाते हैं, पहले गुल सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं कि इसकी कहानी क्या है। इसीलिए आप यहीं पर इंतजार करिए और हम वापस लौट करके जरूर आएंगे। तब गंगा बोलती है, राजकुमार, गुल सरोवर की कहानी कहां मिलेगी? मैं आपको यह बता सकती हूं, लेकिन वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है, वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजकुमार बोला, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब गंगा बोली, रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहां मत जाइए। इस जिद को छोड़िए, आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे। आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। उस राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कितना भी संकट क्यों ना हो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। तो गंगा ने सोचा कि अब हम चाहे इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह नहीं रुकेंगे। फिर गंगा ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दिया और कहा, यह घोड़ा और यह तलवार तुम्हारे काम जरूर आएगी, इसलिए आप एक काम करना, यहां से ठीक पश्चिम दिशा की तरफ जाओ। जब आप पश्चिम दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको गुफा में एक शेर मिलेगा, और उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता और बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार के मदद से रास्ते में उस शेर के लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने यह खाने की चीज रख देना। वह उसे खा करके तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ो तो आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे, वहां से आगे आपको समुद्र के उस पार जाना होगा। इतना कहकर गंगा राजकुमार को विदा कर देती है और राजकुमार पश्चिम दिशा में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जाते समय गंगा बोलती है, राजकुमार, भूल मत जाना, लौट करके जरूर आना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपका जीवन भर इंतजार करूंगी, मुझे आप भूलोगे तो नहीं। तो उस राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए बोला, आप चिंता मत करो, मैं लौट करके जरूर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा, इसीलिए आप तनिक भी चिंता मत करो। अब वह राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। तो गंगा के मुताबिक उसे एक शेर की गुफा मिली, जिसमें वहीं एक बूढ़ा शेर था, जिसके बारे में गंगा ने राजकुमार को बताया था, और साथ में यह भी कहा था कि आप रास्ते में इस तलवार की मदद से उस बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने को ले जाना। तो वह राजकुमार बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस शेर के सामने खाना रख देता है। चूंकि शेर बहुत भूखा था तो वह खाना देखते ही बहुत खुश हो जाता है और लपक कर खाना शुरू कर देता है। राजकुमार देखता है कि अब तो शाम हो चुकी है,
जिस वजह से हल्की हल्की ठंड भी लगने लगती है और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो वह क्या करता है कि आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके ले आता है और गुफा के सामने थोड़ी सी आग जला लेता है। तब उसी आग के पास में आकर वह शेर राजकुमार के बगल में बैठ जाता है। राजकुमार उस शेर को सहलाने लगता है और कुछ समय बाद राजकुमार को नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। फिर अगले सुबह होते ही राजकुमार उस शेर के साथ जंगल में आगे पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती हैं। कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से ही सभी जानवर डर के भाग जाते हैं। और इसी तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और पहुंचते ही देखता है कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी कई घोड़ों पर सामान लादकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर खड़ा है। अब वह राजकुमार उसके पास जाता है तो व्यापारी उससे पूछता है कि कौन हो आप, यहां क्या कर रहे हो। फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घटना को उस व्यापारी को बताता है और कहता है, मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस तरफ जाना है। इतने में ही व्यापारी देखता है कि उस पार से उसकी नाव आ रही है, जिस पर वह व्यापारी सामान को रखवाकर समुद्र के उस पार पहुंचवाया करता है। नाव के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद वह व्यापारी सामान को नाव पर रखवा लेता है और इतने में वह राजकुमार उस व्यापारी से कहता है, आप कृपा करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उस पार पहुंचा दें। फिर व्यापारी ने कहा, अगर अब इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा तो यह नाव डूब सकती है, मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, अब तो आप सब कुछ जानते हैं, मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना जरूरी है। आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और यह गले की चैन, इसको आप रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाव से जाने दीजिए। वह व्यापारी बहुत ही लालची था, इसीलिए वह राजा के दिए हुए सोने के सिक्के और उसकी चैन रख लेता है और नाव से सैनिक के द्वारा कुछ सामान उतरवाकर राजकुमार को उस नाव पर जाने देता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह राजकुमार उस नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुल और सरोवर की कहानी की तलाश में निकल जाता है। ठीक 12 दिन बाद राजकुमार समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंच जाता है और नगर में गुल और सरोवर की कहानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है और देखते देखते वह राजकुमार एक राज्य में पहुंचता है। और जिस राज्य में वह पहुंचा उस राज्य का नाम गुल होता है और वहां के राजा का नाम सरोवर था। वहां पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में नृत्य कला होती थी और वहां पर कई लोग आया करते थे, संगीत बजता था, सभा में चारों ओर आनंद का माहौल रहता था। और राजकुमार ने क्या किया, वह उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बैठ गया। अब वह 3-4 दिन लगातार वहां पर आता है और चुपचाप चला जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नजर उस पर पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको उठाया। सभा के अंत में उससे कहा, मैंने आपको देखा कि आप 3-4 दिन से आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो और ना ही किसी से कुछ बोलते। आप इस राज्य के नहीं लगते हो, इससे पहले कभी यहां दिखाई भी नहीं दिए। कौन हो आप, क्या करना चाहते हो? राजकुमार को तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उसे अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार सरोवर नाम के राजा से कहता है, महाराज, मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूं। यह सुनकर सरोवर नाम के राजा उनसे बोलते हैं, कौन सा संगीत? ठीक है, आप सुनाइए। और इतने में सरोवर नाम के राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार संगीत गाने लगता है। उस राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा बैठी थी वह खड़ी हो गई, वाह वाह करने लगी। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर कहा, हम तुम्हारे इस गायकी से इतने खुश हैं कि आप चाहे तो कुछ भी मांग सकते हो। आप जो मांगोगे हम आपको वह जरूर देंगे, यह हमारा वचन है। फिर राजकुमार कहने लगा, महाराज, ऐसा ना हो कि मैं मांगूं और आप अपनी कही हुई बात से मुकर जाएं। इसलिए एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, जो कुछ भी है वह ठीक है और जैसे भी है ठीक है, हम जैसे हैं अच्छे हैं। तो उस राजा ने कहा, नहीं, आप मांगो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कहोगे वह हम आपको देंगे, आपकी जो इच्छा हो वह आप मांगना।
अब उस राजकुमार ने कहा, हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। इतना सुनकर उस सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया, जो सरोवर नाम का राजा था। उसने कहा, तुमने यह क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते, वह भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझसे यह कैसा सवाल पूछ लिया? इसकी कहानी मैं जानता हूं, लेकिन मैं वो तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज, कुछ समय पहले आपने ही तो यह कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वह दे देंगे, इसलिए आप केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का क्या राज है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस जाते हैं और कहने लगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार तुम यही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, कहानी खत्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सिर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताते हैं कि आखिर गुल और सरोवर की कहानी क्या है। राजकुमार ने कह दिया, ठीक है, आप मेरा सिर काट लेना, लेकिन आप कहानी जरूर सुना देना। महाराज बोले, ठीक है, हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। तब महाराज ने मंत्रियों को इशारा दिया और नौकरों को भी इशारा दिया। नौकर कारावास की तरफ जाते हैं और राजकुमार वहीं बैठा हुआ यह सब देख रहा था। तब नौकर कारावास से लौटकर आते हैं, उनके साथ में एक लड़की होती है। वह बहुत सुंदर है, लेकिन उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं और उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। वह चल नहीं पा रही थी और इसीलिए नौकर लोग उसे मार लगाते हैं। जब राजकुमार ने यह सब देखा तो वह राजकुमार देखता ही रह गया और आश्चर्य से बोला, यह क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। तब तक उस लड़की को लाकर के सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया। अब राजकुमार के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने कहानी शुरू की। तुम सुनना चाहते थे गुल और सरोवर की कहानी, क्या है? तो सुनिए, मेरा ही नाम है सरोवर राजा। मैं ही हूं वो सरोवर, और गुल ये लड़की है जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी हुई है। राजकुमार कहने लगा, महाराज, आप सरोवर और यह लड़की गुल, इसका मतलब आपकी ही कहानी है। महाराज ने बोला, हां, यह मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने कहा, फिर तो आपसे अच्छी तरह और कौन बता सकता है? महाराज बोले, सुनो, हमारी कहानी क्या है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। वहां यह लड़की अपनी सहेलियों के साथ उसी जंगल के एक तालाब के किनारे बैठी हुई। उस दिन जब जंगल में घूमते घूमते हम पहुंचे तो हमारी नजर इस स्त्री के ऊपर पड़ी। ये गुल नाम की लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नजर हमारे ऊपर पड़ी और इसे देखकर हम इस पर मोहित हो गए। हमें देखकर यह भी हम पर मोहित हो गई। मैं इस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताऊं, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप, कहां से आए हो, क्या देख रहे हो? फिर मैंने उलझी हुई आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है, और अगर आप जानना चाहती हो कि हम क्या देख रहे हैं तो सुनिए, आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है हम आपको ही देखते रहे। इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तब तक इस लड़की ने हमसे पूछ लिया, क्या आप मुझसे शादी करोगे? जो बात मेरे दिल में थी वो इसने कह दी तो मैं बहुत खुश हो गया। अब यह लड़की मुझे साथ में लेकर अपने घर पहुंची। अपनी मां से हटकर कहती है, हे मां, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। मां बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, इनके घर खानदान का कोई पता नहीं, कहां के रहने वाले हैं, इसका कुछ पता नहीं है। उसकी मां कहती है, एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे करा सकती हूं? प्यारे दोस्तों, तब महाराज गुल सरोवर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उस समय वह लड़की बार बार अपने माता पिता से विनय करने लगती है और खाना पीना तक छोड़ देती है। अब इसके जिद के सामने इसके माता पिता मजबूर होकर इसका विवाह हमारे साथ कर देते हैं। फिर वह सरोवर महाराज राजकुमार से कहते हैं, जरा ध्यान से इस कहानी को सुनना, क्योंकि इस कहानी का असली राज अब खुलने वाला है। होता यह है कि इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया, तब विदा होकर के मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही थी। रास्ते में यह बहुत प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरे मन चाहे पति मिले हैं,
और मैं खुद दुखी रह सकती हूं, लेकिन इनको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। वह कहती थी, मैं खुद संकट में रह सकती हूं, लेकिन इन पर कभी आंच नहीं आने दूंगी और अपने पति से हमेशा लगाव बनाकर रखूंगी। ऐसे ही करके हम अपने घर पहुंच गए और अब तो हम उसके प्यार में इतने पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हम अपना राज्य का दरबार भी समय से पहले बंद करके घर पहुंच जाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद जब घर लौटकर इस स्त्री के पास आते थे तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर की नींद आ जाया करती थी और इतने में वह राजमहल से जंगल की ओर चल देती। उस दिन जब मेरी नींद खुली तो मैंने उस स्त्री को राजमहल से बाहर जाते हुए देखा, तो उस स्त्री के वहां से निकलते ही मैं भी वहां से निकल जाता हूं, उसके पीछे पीछे जाता हूं और तभी देखता हूं कि वह स्त्री एक साधु के साथ बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही है। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा, पता नहीं ये उसका रोजाना का काम है या सिर्फ आज का काम है। उसके बाद मैं चुपचाप वहां से वापस राजमहल में लौट जाता हूं। फिर राजकुमार उनसे कहने लगा, आगे क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, तब महाराज ने राजकुमार से कहा, उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया और दूसरे दिन भी संध्या हो गई। यह तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब शाम होगी। फिर इसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन मैंने जानबूझकर खाना नहीं खाया। मैंने निर्णय लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक उससे बातें करते रह गए और इतने में उस स्त्री ने कहा, प्रियवर, अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और तब यह स्त्री उसी साधु के पास चली जाती है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो मैं देखता हूं कि वह साधु हाथ में डंडा लिए उस स्त्री से बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहां पर आने में इतना समय क्यों लग गया, कहां थी इतनी देर तक? फिर वो स्त्री हाथ जोड़ करके साधु से क्षमा मांगते हुए कहती है, मेरे पति आज विलंब से सोए थे, इसलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। फिर स्त्री ने साधु से कहा, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार से मैं उसके खाने में जहर देकर उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाऊंगी। तभी मैंने उसके मुख से यह बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेज पसीना आने लगा और मैं घबरा गया। उसी समय उस साधु की नजर मुझ पर पड़ जाती है और साधु ने उस स्त्री से कहा, उस पेड़ के पीछे छिपकर मुझे कोई देख रहा है। फिर वह जो गुल नाम की लड़की थी, उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। तभी वह स्त्री चिल्लाकर कहती है, यह तो मेरे पति है, आप इन्हें मार डालिए। फिर क्या था, वह दोनों और मैं अकेला, उन दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया और मुझे मारने की कोशिश की। हमारे बीच लड़ाई छिड़ गई और फिर मैं लड़ते लड़ते नीचे गिर गया। उस साधु ने मुझे कसकर दबा लिया और उसके बाद यह स्त्री तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई और तभी वह जो साधु था वह वहां से भाग जाता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और जैसे ही यह स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली ही थी, तभी मैं इस स्त्री को एक ही झटके में नीचे गिरा दिया और इस स्त्री को उसी की तलवार से बंदी बनाकर यहां ले आया। तभी राजकुमार ने पूछा, लेकिन महाराज, उस साधु का क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, तब महाराज उस राजकुमार से कहते हैं, जो वह साधु था, वह समुद्र के उस पार शोभा नाम के राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ गई और इसके बाद महाराज कहते हैं, यह थी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैंने अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी तुम्हें सुना दी, अब तुम इस वादे के अनुसार अपना सिर कटवाओ। इतने में राजकुमार ने कहा, महाराज, आप मेरा सिर काट लीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे यह बता दीजिए कि उस रानी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया, अब तक क्यों छिपा कर रखा है? जब राजकुमार ने यह कहा तो अब जो सरोवर राजा था वह इसका उत्तर न दे सका और वह अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गया और इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण राजकुमार को छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी नजर नहीं आना। राजकुमार यह सब सुन के उस शोभा नाम के राजकुमारी के महल की ओर चल देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार शोभा नाम के राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं, मुझे आपसे विवाह करना है।
फिर शोभा कहती है, आपको पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसीलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हां पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम शायद इस मेरा उत्तर सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगी। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है इस प्रश्न के उत्तर में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए राजकुमार से कहती हैं, आप उत्तर बताएं, क्योंकि राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी होती है। तब राजकुमार ने राजकुमारी शोभा को गुला सरोवर की कहानी सुनाई, और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगी, ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता? राजकुमार बोले, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वह वही गुल सरोवर वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है। अब शोभा को विश्वास नहीं हुआ और वह तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के यहां पहुंचती है। राजकुमारी शोभा के साथ पीछे से वह राजकुमार भी जाता है और वहां पहुंचकर शोभा उस साधु से पूछती है, तुम कौन हो? साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि यह पक्का वही इंसान है। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है, तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सिर कटवाया गया, तुमने खुद सभी लोगों को जंगल में ले जाकर उनका सिर कटवाया है, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम्हारा भी सिर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतने में साधु बोलता है, राजकुमारी मुझे माफ कर दो, मैंने किसी की जान नहीं ली, वह सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। तब वह राजकुमार जो शोभा के साथ आया था उस साधु से पूछता है, कहां हैं सभी लोग? तुम मुझे जल्दी से बताओ। अब वह साधु शोभा और राजकुमार को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर उसने सभी लोगों को कैद करके रखा था। राजकुमार सभी लोगों को वहां से आजाद कराता है और उनके दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं, और राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए उसी कैद में बंद कर देती है। तब राजकुमार राजकुमारी शोभा की उस सहेली से कहता है, आपका बहुत धन्यवाद, आज आपके वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया। जहां मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब के मर चुके हैं। और इतना बोलने के बाद राजकुमार शोभा नाम के राजकुमारी से कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे व्यक्ति पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छुपा होता है और जिसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। राजकुमार कहता है, जब कोई इंसान किसी की भावनाओं या विश्वास के साथ खेलता है या दूसरों को बेवकूफ बनाते हुए कोई ढोंग या पाखंड करता है तो इसे त्रिया चरित्र कहते हैं। इतना कहकर राजकुमार अपने भाइयों और राजकुमारी शोभा की उस सहेली को लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। इस तरह कहानी के अंत तक पहुंचते हुए खरगोश नेवले से कहता है कि मित्र, जब कोई मनुष्य या प्राणी को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करता है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती। आज के समय बहुत से प्राणी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए त्रिया चरित्र करते हैं और अपने चरित्र पर दाग लगाते समय एक बार भी नहीं सोचते। प्यारे दोस्तों, आगे खरगोश नेवले से कहता है कि मित्र, इस तरह के मनुष्य या प्राणी के साथ अपना जीवन बिताने से पहले उसे अच्छे से जांच परख लेना चाहिए और ऐसे प्राणी से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हर कदम पर आपको धोखा देंगे। प्यारे दोस्तों, खरगोश की कहानी सुनकर नेवले की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि उसकी पत्नी ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसके विश्वास और भावनाओं के साथ त्रिया चरित्र का खेल खेला है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। बिना उस व्यक्ति को समझे उसकी बातों में आकर अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए और न ही उनकी भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी।